गया था बराबर। अब इससे रिलेटेड थोड़ा सा रिवाइज करके आगे जाएंगे। अब पहले चीज हमने क्या देखी थी कि एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर, समझो मैंने 3 कॉइन टॉस किए एट ए टाइम, 3 कॉइन टॉस किए, तो हम उसका सैंपल स्पेस लिखते थे। और सैंपल स्पेस क्या आता था, कैसे लिखते थे, इसमें एच एच एच, बाद में एक एच को एच एच टी लिखते थे। नेक्स्ट वन इज एच टी एच, वेरी गुड। नेक्स्ट वन इज टी एच एच। चलो ये सब होने के बाद आप टी टी टी, नेक्स्ट वन इज एक नंबर आगे टी एच टी, हाँ एच टी। चलो ऐसे 8 आउटकम आते थे, मुझे पता है। अब जैसे 10th में इसके बारे में क्वेश्चन पूछते थे कि दो हेड आने चाहिए, 0 हेड आना चाहिए, सबके ऑल आर टेल्स होने चाहिए, इन सब की प्रोबेबिलिटी देखी थी। बट इस वाले क्वेश्चन में क्या बोलेंगे, डायरेक्ट नंबर ऑफ हेड्स, कि मुझे चाहिए नंबर ऑफ हेड्स, नंबर्स ऑफ हेड। तो नंबर ऑफ हेड्स में आप सोचोगे अरे कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है हेड्स आने की, क्या क्या हो सकता है इस वाले एक्सपेरिमेंट में। तो कॉइन टॉस करने के बाद मुझे ऐसा लग सकता है कि हेड आया ही नहीं, सारे के सारे टेल हो सकते हैं। मतलब नंबर ऑफ हेड्स में आप सबसे पहला क्या लिखोगे, 0 हेड आया। ओके, नेक्स्ट बोलोगे, 2 मिनट आइए थोड़ा, हाँ, नेक्स्ट बोलोगे कि एक ही हेड आ गया, बाकी सब टेल आ गए, ये भी हो सकता है। या फिर 2 हेड आ गए, और लास्ट ऑप्शन हो सकता है कि 3 बार कॉइन टॉस करने के बाद तीनों के तीनों आपके हेड आ गए। इससे आगे हो सकता है 4 हेड आ सकते हैं। कॉइन तो 3 बार टॉस कर रहे हो तो 3 हेड दिख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, और कम से कम 0, मतलब कुछ नहीं हेड देखा, ये देखा था हमने। और इसको हमने क्या लिखा था, एक्स लिखा था ना। इस एक्स को हम क्या कहते हैं, रैंडम वेरिएबल। इस एक्स को हम क्या कहते हैं, रैंडम वेरिएबल। अब इस एक्स में जो कुछ भी नंबर है, इसके हर एक की प्रोबेबिलिटी हमने सेपरेट निकाली थी। और कैसे लिखी थी, एक टेबल में लिखा था कि बाबा एक्स की वैल्यू है 0 1 2 3, और उसके सामने लिखा था पी एक्स। तो 0 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, 0 हेड मतलब हेड ही ना हो, राजू लक्ष्य दे, कितना बार ऐसा हुआ है, हेड नहीं है, देखो तीनों के तीनों टेल आ गए। ऐसा एक ही बार हुआ है, और कितने में से हुआ है ये, 8 में से, 8 में से। तो इसको लिखोगे 1/8। ये क्लियर है सगरना, नक्की, ओके। चलो अब एक ही हेड होना चाहिए, एक ही, मतलब 3 बार कॉइन टॉस किया, उसमें से कोई तो एक हेड आया। तो ऐसा कब कब हुआ है, देखो 1 2 3, ऐसे 3 सिचुएशन है, और ये 8 सिचुएशन में से 3 बार हेड आ गया। 2 हेड होने चाहिए, तो 2 हेड देखो 1 2 3, 2 बार हेड आया, 1 बार टेल आ गया, ऐसे 3 बार हुआ 8 में से। या फिर लास्ट में तीनों के तीनों हेड, 1/8। ये राजो क्लियर, क्वेश्चन समझ लिया, हाँ। अब ये बनने के बाद हमने इसको एक टेबल में लिखा था, इससे एक टेबल जनरेट हुआ था, और इस टेबल को कुछ नाम लिखा था। इस टेबल का क्या नाम था, भूल गए, टेबल का है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये देखा था, हाँ। अब देखते इसको दूसरा भी, इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ये भी शॉर्ट फॉर्म में देखा था, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना, बराबर ना। अगर आपके पास कोई चीज है, समझो मैंने गोनी भर के कुछ ऐसे चॉकलेट लाई, छोटा छोटा से चॉकलेट लाया, और आपको डिस्ट्रीब्यूट करने को बोल रहे हो, तो जितने आपके पास होंगे उतने ही डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना। मैंने बोला कि सबके सब डिस्ट्रीब्यूट करने, आलेत लेट आलेत शांत बसा, बोलत बसू नका, जो कुछ भी आपके पास होगा वही तो डिस्ट्रीब्यूट करोगे। मैंने बोला पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आपके पास जो नहीं है वो नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते ना, क्लियर। तो प्रोबेबिलिटी के बारे में आप, अगर मैं बोल रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी आपको पूरी की पूरी डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो आपके पास कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, लास्ट टाइम सिखाया था कितनी, 1। आपके पास प्रोबेबिलिटी होती है 1, एक ही नंबर होता है, क्लियर। तो इसके वजह से आपने ये डिस्ट्रीब्यूट किया ना सबको, देखो 0 को एक प्रोबेबिलिटी दी, 1 को एक दी, 2 को एक प्रोबेबिलिटी दी, 3 को, इन सबका अगर एडिशन करोगे तो कितना आएगा, 1, क्योंकि आपके पास 1 ही था। चेक करो, इन सबका एडिशन 1 आएगा, क्लियर। अब यहां से क्या क्या सीखने लायक बात है कि हर बार जो कुछ भी प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी कभी भी निगेटिव नहीं आती है, मतलब 0 के ऊपर उसको स्टॉप लग जाता है। और प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 के ऊपर नहीं जाती है, क्योंकि मैंने बोला था कि आपके पास प्रोबेबिलिटी टोटल कितनी होती है, 1, 1 से ऊपर नहीं जाएगी। तो ये याद रखना, प्रोबेबिलिटी को 0 पे स्टॉप लगता है, कभी भी प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज की निगेटिव नहीं आती है।
और 1 के ऊपर डेफिनेटली नहीं जाएगी, हर बार प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में खेलेगी, मतलब ये वाला, ये नहीं, ये अगर आपको कहीं जाके टेबल में ना ये माइनस दिखेगा चलेगा, ऊपर वाला, बट नीचे माइनस नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीचे का जो रो लिखा है इट इज अ प्रोबेबिलिटी। ये सब हुआ था, ठीक है। चलो नेक्स्ट मैंने क्या बोला, इन सब प्रोबेबिलिटी का टोटल, टोटल कैसे लिखते रहे, समेशन साइन से, समेशन ऑफ ऑल दिस प्रोबेबिलिटी इट शुड बी इक्वल टू 1, शुड बी या फिर मस्ट बी, कंपलसरी होना ही चाहिए। क्लियर, ट्राई करके देखते हैं, हर एक के डिनोमिनेटर में कितना है रे, तो कॉमन 8 लिखेंगे और ऊपर वालों का एडिशन, 1 + 3 4, 4 + 3 7, 7 + 1 8, तो 8 8 कैंसिल करके कितना बन गया। क्लियर, अब आपको क्वेश्चन कैसे आता, लास्ट टाइम मैंने क्या सिखाया था कि एक टेबल देंगे और चेक करेंगे, बोलेंगे कि चेक करो ये एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल या फिर पीएमएफ है या नहीं। तो उसके लिए क्या करना है, ये दो कंडीशन देखनी है कि हर एक को चेक करना कि क्या कोई प्रोबेबिलिटी 0 से नीचे या फिर 1 से ऊपर जा रही है, नहीं है, ठीक है। बाद में चेक करना है इन सबका एडिशन 1 आ गया, यस, अगर ये दो कंडीशन पास हो रही है तो वो टेबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है, अदरवाइज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल नहीं है। ये लास्ट टाइम देखा था हमने, क्लियर। चलो मतलब मैंने यहां तक सिखाया था कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आइडेंटिफाई कैसे करें। इसके बाद कुछ क्वेश्चन देखे थे, इसके बाद ऐसे कुछ क्वेश्चन देखे, इसी को साइड में रख, कभी कभी ना क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि मुझे प्रोबेबिलिटी बताओ जहां पे x की वैल्यू लेस देन 2, तो x की वैल्यू लेस देन 2, लेस देन 2 मतलब 2 से कम होनी चाहिए, यस जोपुन को लक्ष्य दे, लेस देन 2 मतलब 0 और 1, लेस देन 2 यही आएगा ना, हाँ। तो x की वैल्यू कितनी होगी, एक तो 0 हो सकती है, x की वैल्यू कितनी होगी 1, बट मुझे इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो बाहर क्या आएगा p, ये बात क्लियर है सबको, और बीच में प्लस 0 और 1। अब x इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी, x इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है 1/8, यहाँ पे लिखोगे 1/8। सेम x इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी, x इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है 3/8, तो यहाँ पे लिखोगे 3/8, और टोटल करके डिनोमिनेटर में एक ही 8 लिखोगे, 1 + 3 इट इज 4, तो कैलकुलेट करने के बाद ये आ गया 1/2। ये हुआ था, ये सिखाया था ना मैंने। तो इस तरह से अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। हाँ कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि टेबल में किसी एक चीज को आपको छुपा के देंगे, यहाँ पे के लिखेंगे और बोलेंगे ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, के की वैल्यू निकालो, उसमें क्या करोगे, सबका एडिशन क्या होगा 1 होगा, इस कंसेप्ट से यूज करोगे, मुझे पता है कि इन सबका एडिशन 1 आता है, तो वहां से के की वैल्यू निकल जाएगी, बराबर ना, ताकि समझ लो। समझो एक एक क्वेश्चन एक ऐसे ही बताता हूँ, आपको x की वैल्यू कुछ लिखी है 1 2 3 4, और यहाँ पे पी एक्स की वैल्यू लिखी है, समझो ये 1/4 लिखा है, 2/4 लिखा है, एक के लिखा है, और इसकी प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं है 0 है, ठीक है। अब मुझे के की वैल्यू निकाल, के की, मैं बोल रहा हूँ ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ही टेबल है, पहले ये कंफर्मेशन आपको दूंगा, मैं आपको चेक नहीं करने बोलूंगा कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है या नहीं, मैं कंफर्म बोलूंगा इट इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल। तो आपको के की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए क्या यूज करोगे, मुझे पता है कि इन सब का एडिशन कितना आता है 1, तो यहाँ पे लिखोगे वो पी ऑफ एक्स, तो हर बार समेशन करने के बाद कितना मिलेगा 1 ही मिलेगा, तो थोड़ा सा ऊपर, हाँ। तो इन सब का टोटल करो, कितना आएगा 1/4 प्लस 2/4 प्लस के प्लस 0 इज इक्वल टू कितना आएगा 1, इन दोनों का एडिशन करो 3/4, ओके, प्लस के, 0 तो लिखने की जरूरत नहीं, इज इक्वल टू 1, अब 3/4 को उठा के इस तरफ लिखोगे ना, तो के इज इक्वल टू कितना होगा 1 - 3/4, ओके। नेक्स्ट के इज इक्वल टू 4 - 3 ना, 4 - 3/4, तो के इज इक्वल टू कितना होगा 1/4। ये समझा के की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ऐसे अलग अलग वे से के की वैल्यू निकालने को आएगा, बट आपको समझ जाना है की इन सबका टोटल 1। राजो क्लियर आहे, कारण तू लास्ट टाइम ॲब्सेंट होता म्हणून विचारतोय, एवढे गोष्ट समजले, जस्ट रिव्हिजन घेतोय आपण, पुढे पुढे नंतर नेक्स्ट क्वेश्चन बघत जाऊ। अब इसके बाद क्वेश्चन कौन से आए थे, हाँ एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरियंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरियंस, ये देखा था हमने, देखते हैं। चलो एक एक रिवाइज करते हैं।
एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू को लिखते कैसे, कौन से रूप में लिखते, ई एक्स, ऐसे ई ऑफ एक्स, एंड इट इज ऑब्टेन बाय विच फॉर्मूला, समेशन ऑफ एक्स इंटू पी एक्स, सॉरी एक्स लिखेंगे और उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी, इससे एक्सपेक्टेड वैल्यू निकल, ठीक है। इसका दूसरा भी नाम है, इसे क्या दूसरा नाम दिया था हमने, मीन, मीन भी कहते हैं, मीन मीडियन मोड वाला मीन, क्लियर। एक्सपेक्टेड वैल्यू के बाद वेरियंस, वेरियंस रिप्रेजेंट करते हैं वी ऑफ एक्स से, या फिर वी ए आर भी लिखते हैं, वार ऑफ एक्स ऐसे भी लिखेंगे, और इट इज ऑब्टेन बाय, इसका फॉर्मूला होगा समेशन, समेशन के साथ आगे क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स, ओके, माइनस फिर से समेशन ऑफ एक्स इंटू पी ऑफ एक्स दी होल स्क्वायर। मैंने एक चीज ऑब्जर्व की, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू यहाँ पे लिखा है सेम ही, मतलब यहाँ पे जो कुछ भी वैल्यू आएगा यहाँ पे पुट करोगे, इसका स्क्वायर करना है, बस काम आपको इसके लिए सॉल्व करना है वेरिएंस में। वेरिएंस में मेहनत सिर्फ इसके ऊपर है, क्योंकि ये वैल्यू आपने पहले से ही निकाल चुकी है, मतलब यहाँ पे निकाली होगी, इसको यूज इसमें, बात क्लियर। इसको है ना दूसरे फॉर्म से भी रिप्रेजेंट करते हैं, वो देखते हैं, ये एमसीक्यू के लिए, क्योंकि एमसीक्यू में फंसोगे, ई ऑफ एक्स का स्क्वायर ये क्या आएगा, माइनस ई एक्स द होल स्क्वायर, दोनों में डिफरेंस समझना, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू का स्क्वायर है और ये इसको रिप्रेजेंट, इसमें देखो स्क्वायर किसका है, एक्स का है, और इसमें ई एक्स का टोटल स्क्वायर है, डिफरेंस क्लियर, यहाँ तक सब हुआ था, फिर इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन किए थे। अब आगे चलते हैं, कितने क्वेश्चन हुए थे, 9 तक कंप्लीट हुआ था, हाँ 6 7 बाकी है ना, पर 9 तक हुआ था ना, ठीक है। चलो अभी 11 करते हैं, 11 के बाद 10 करेंगे, पहले 11 के 11 एक करेंगे। क्वेश्चन 11 में क्या लिखा है, आवाज नको इकडे लक्ष द्या, फाइंड द मीन, फाइंड द मीन नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ अ फेयर कॉइन, सगळ्यांचं लक्ष इकडे, फाइंड द, थांबा इथे ठेवतो, फाइंड द मीन नंबर ऑफ हेड्स, मीन का मतलब दिमाग में बैठना चाहिए, मीन का मतलब क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू, बराबर ना, मीन का मतलब इसमें तो एक्सपेक्टेड वैल्यू, हमने तो ऐसे ही सीखा है, तो इसमें क्या फाइंड करना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है, किसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने, रीड करो, नंबर ऑफ हेड्स, कौन से एक्सपेरिमेंट में, इन 3 टॉसेस ऑफ फेयर कॉइन, अभी तो किया था, बराबर, तो उसके लिए वही सैंपल स्पेस बनेगा, सैंपल स्पेस सेम जो याद किया है, एच एच एच, ये एच एच टी, बाद में एच टी एच, नेक्स्ट वन इज टी एच एच, ठीक है, और लास्ट में टी टी टी, ये स्टार्ट होगा टी टी एच, नेक्स्ट टी एच टी और एच टी, ये तो सैंपल स्पेस बनेगा। अब इसमें नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स, ओके, नंबर ऑफ हेड्स कितने आएंगे, 0 1 2 और 3, ये तो अभी देखा था, तो इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए जो कुछ भी टेबल बनाओगे वो कैसे बनाना है आपको, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल टेबल बनता है बट उसको लिखेंगे वर्टिकल, तो टेबल वर्टिकल बनाते हैं, एक्स की वैल्यू लिखेंगे 0 1 2 और 3 लिखिए, हर एक की प्रोबेबिलिटी, अब तो याद हो गया, ये बहुत बार रिपीट हुआ है टेबल, 0 की प्रोबेबिलिटी बोलो 1/8, यहाँ पे कितना आएगा 3/8, एक नंबर आई 3/8, और यहाँ पे 1/8, ठीक है। एक्सपेक्टेड वैल्यू एक ही निकालना है ना, वेरिएंस बोला है क्या, नहीं सिर्फ मीन ही बोला है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने वाला हूँ, और उसके लिए मुझे फॉर्मूले की जरूरत होगी, इस फॉर्मूले की, एक्स इंटू पी, और एक्स इंटू पी एक्स समेशन है ना, तो मैंने लास्ट टाइम स्टैटिस्टिक में सीखा था, इसका कॉलम जनरेट करना होगा, जिसके सामने समेशन वो कॉलम मेरे पास होना चाहिए,
तो समेशन किसके सामने, x इंटू पी एक्स, तो कॉलम बनाते x इंटू पी एक्स। चलो मल्टीप्लाई करो, 0 मल्टीप्लाई होगा ना x इंटू पी एक्स, ये कितना आएगा 3/8, ये कितना आएगा 6/8, ओके 3/8, टोटल डिनोमिनेटर में 8 डिवाइडेड बाय कितना टोटल 12 बन गया। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू के सामने ये लिख दो 12/8। ये डिवीजन अगर हो रहा है तो करो, 4 2 ज़ 4 3 ज़, तो फाइनल आंसर कितना बनेगा 3/2। पक्के क्लियर, क्या डाउट है सर? ओके, कुछ डिफिकल्ट लगा इसमें? बट इसे सिंपल मैंने हवा में लिखा है, मतलब आपको भी हवा में नहीं लिखना है इसको, थोड़ा सा टेबल सिस्टमेटिक ड्रॉ करो अच्छे से। ओके हाँ लिखो, लिखना स्टार्ट कर, लिखता ना बोलू ना का टाइमर लाओ तो। where x is a number obtained on uppermost face when fair die is thrown। अरे फेयर डाई इज थ्रो, दो नहीं एक ही फेंका है ना। एक्स फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस ऑफ एक्स, दोनों भी निकालना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस भी निकालना है, क्वेश्चन रीड करोगे तो समझ में आए। और एक्स क्या लिखा है कि एक्स इज अ नंबर ऑब्टेन ऑन अपर मोस्ट फेस व्हेन फेयर डाई इज थ्रोन। फेयर डाई मतलब एक ही डाई लिया है और उसको थ्रो करने के बाद ऊपर जो नंबर आया ना उसको एक्स से इंडिकेट किया। ये क्वेश्चन समझ में आया? तो एक्स की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? एक्स तो एक 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 और 6, एक्स को इससे इंडिकेट किया। ये बात क्लियर? अब इसका टेबल बनाते हैं, हो किती लोकांना समजतं? मी टेबल मुद्दाहून आधी हॉरिझॉन्टल बनवतो समजण्यासाठी। 1 2 3 4 5 6 और इसका पी एक्स लिख देता। चलो क्या लगता है कि इसमें 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी? 1 बाई कितना 6। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसी एक ही साइड है जिसमें 1 दिखेगा 6 में से। 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 या 2/6? 1/6 ही होगा। क्यों 1/6? सबका 1/6 होगा एग्जैक्टली, क्योंकि जो 2 डॉट होते हैं ना डाइस के ऊपर वो किसी एक साइड पे होते हैं, कितने साइड में से 6 साइड में से। ये क्लियर है? तो इसमें हर एक की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/6 1/6 1/6 और 1/6। इसका मुझे एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस निकालना है। तो टेबल एक्चुअल में वर्टिकली निकालना चाहिए था बट ठीक है लिख दिया मैंने। यहाँ तक ओके? ठीक है, अब टेबल वर्टिकल निकाल के एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए प्रोसीड। एक्स इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, इसमें एक शॉर्टकट बताऊंगा कैलकुलेशन के लिए। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 और 1/6। ये हो गया एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए काम स्टार्ट। पी एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स इंटू पी एक्स, एक्स इंटू पी एक्स का कॉलम, बोलो मल्टीप्लीकेशन आगे 3/6 4/6 5/6 6/6 परफेक्ट है। इनकी मुझे टोटल करनी है तो डिवाइडेड बाय 6 तो कॉमन होगा, सबके डिनोमिनेटर में सेम तो लिख दिया। इन सबका एडिशन करो ऊपर वालों का 21। सच में ना? एक बात क्लियर है ना सबको कि डिवाइडेड बाय 6 एक ही क्यों लिख रहे हैं? 6 का एडिशन नहीं होता है डिनोमिनेटर में, सबके लिए सेम ही डिनोमिनेटर। तो मैंने यहाँ पे लिखा 21/6 और इसको रिड्यूस करके 7/2 लिख सकते हो, 7/2 बन एक्सपेक्टेड वैल्यू का काम बन गया। अब किसके लिए सॉल्व करोगे? वेरिएंस। वेरिएंस का फॉर्मूला है समेशन ऑफ इंटू पी एक्स माइनस समेशन ऑफ एक्स इंटू पी एक्स द होल स्क्वायर। ठीक है, पहले तो ये तो रेडीमेड है मेरे पास, 7/2 रखूंगा, बट इसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स स्क्वायर, देखो आराम से सोचना है, इसका स्क्वायर करना है और इसके साथ मल्टीप्लाई, 1 का स्क्वायर 1, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ बोलो 4/6, ये 4/6 हुआ 25/6 36/6, समझाइए। अब इनका टोटल
हे तर भरपूर मोठं. 91 सबने किया एक साथ. 91/6. तो इनके जगह बस नंबर पुट कर दो, आंसर हो जाएगा. अब यहाँ पे वेरिएंस ऑफ एक्स चाहिए, के लिए इसका आंसर आया 91/6. और यहाँ पे मैं लिख रखूंगा 7/2 द 91/6 माइनस ये कितना होगा 49/4. अब आपके ऊपर डिपेंड है कि कैसे कैलकुलेशन करते हो. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो आपके कैसे करूँ आपके हिसाब से, मतलब डिनोमिनेटर सेम कर सकते हो. और डिनोमिनेटर सेम करने के लिए ना एक चीज समझे, कंफ्यूजन रखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे 4 1 जा 4, 9 4 जा कितना 36, माइनस 9 6 जा 54, 5 6 24 और 5 डिवाइडेड बाय, इसके आगे का आ सकता है. अब मैंने बोला सर शॉर्टकट कुछ बोला था आपने, बराबर ना. तो शॉर्टकट ये है, देखो आपने कभी सुना ये 1 + 2 + 3 ऐसे नेचुरल नंबर का एडिशन करोगे अप टू n टर्म्स, तो इसका एक शॉर्टकट आता है, सम ऑफ द फर्स्ट नेचुरल नंबर n इंटू बाई 2. इसका फॉर्मूला आता है n इंटू n + 1/2. सेम इसके लिए भी एक शॉर्टकट है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और डॉट 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 n का स्क्वायर. इसके लिए शॉर्टकट ये है, देखो n n+1 2n+1 अपॉन में कितना आएगा 6. ये शॉर्टकट नहीं है, ये 11th में सीक्वेंस एंड सीरीज में हमने देखा है, लास्ट एक्सरसाइज में डालो होता सीक्वेंस एंड सीरीज के सबसे लास्ट एक्सरसाइज. इसको है ना जनरली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, समेशन ऑफ r फ्रॉम r इज इक्वल टू 1 to n. ये जो चीज है ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. और इसको लिखते हैं समेशन ऑफ r स्क्वायर, r इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक. ये क्लियर है सबको, ठीक है. अब ये 11th में हुआ था, इसका यूज क्या करना है, इसमें ये यूज करना है, सम ऑफ नेचुरल नंबर ये तो ना, ये 6 तक, ठीक है. बस यहाँ पे 6 पुट करो, 6 6 + 1 7/2, 6 4, हाँ 6 6 + 1/2. तो 2 से डिवाइड करने के बाद 3 7 इंटू 3 21/6, ठीक है. 6 को मत पकड़ना, ये डिनोमिनेटर वाला 6 नहीं है. ये लोगों को देखो, डिनोमिनेटर वाले 6 को लिख दो, इन इसको देखो, ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ऐसा ही है ना. तो यही तो चीज लिखी है मैंने. इसकी टोटल ऐसे डायरेक्ट करने से अच्छा है इससे ही करते हैं. एन के जगह कितना लिखोगे, कितने टर्म से ये 6 है, तो एन के जगह 6 लिखा, यहाँ पे लिख देता हूँ 6. बाद में 6 + 1 कितना आएगा 7, और 6 2 12, 12 + 1 कितना आएगा 13, डिवाइडेड बाई कितना 6. ये कैंसल कैंसल, 13 7 91. अब ये क्वेश्चन कब यूज करते हैं, मतलब ये शॉर्टकट कब यूज करोगे, जब आप एंट्रेंस फेस करोगे, तब आपको है ना इतने छोटे छोटे नंबर नहीं, डायरेक्ट 25 तक टोटल करना, 25 नंबर तक टोटल करना, इतने बड़े बड़े टोटल नहीं होंगे, तब ये चीज यूज. कभी कभी nth टर्म तक लेके जाते हैं ये, मतलब इनकी टोटल करो डॉट 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 अप टू nth टर्म, पॉसिबल नहीं है, तब ये यूज करो. समझा, ठीक है. देखो वेरिएंस ये कर लोगे ना कैलकुलेशन, चाहिए तो ट्रिक करके लिख देना, नोट करके ऐड कर देना, बट ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है. ठीक है, वही एक्सपेरिमेंट है आपका, 2 डाइस रोल किया और एक भी 6 नहीं आया, तो स्टार्टिंग ही किससे करोगे 0 6. नेक्स्ट दोनों में से एक के ऊपर 6 आएगा या फिर दोनों के ऊपर 6 आएगा. एक्स की वैल्यू क्लियर है सबको, कुछ डाउट नहीं है सच में, नक्की क्लियर, ओके. चलो एक्स तो यहाँ तक आ गया, ये नंबर ऑफ सिक्सेस यहाँ है, बट इसकी प्रोबेबिलिटी भी तो निकालनी पड़ेगी एक्सपेक्टेशन निकालने के लिए. तो टेबल बनाता हूँ, चलो एक्स के अंदर 1 2 नहीं सॉरी 0 1 2 और इसकी प्रोबेबिलिटी. तो ऐसे कितने नंबर्स है जिनके ऊपर 6 नहीं आएगा, कितने बार ऐसा होगा. पहले तो एक्सपेरिमेंट को समझो, एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस लिखे बिना ही आगे चल रहे हैं हम, ये गलती कर रहे हैं.
तो सबसे पहले क्या निकालना होगा, तो यहाँ पे सैंपल स्पेस आप क्रिएट करो, कर सकते हो ना, काम करो, ये लिखो यहाँ तक आ जाओ। और अगर पॉसिबल होगा तो मुझे टेबल भी बना के बताओ, अगर होगा आपसे तो, नहीं तो मैं हूँ टेबल बनाऊंगा, बट एक ट्राई तो मारना, गलत हुआ तो ठीक है। रितेश को निकाल रहे ना, उसके ऊपर 6 ही नहीं होना चाहिए, तो शायद ये 1 से लेकर 1 5 तक सही 6 नहीं दिखेगा, 2 से लेकर 2 5 तक भी 6 नहीं दिखेगा, तो अभी तक कितने हुए 10। ये समझा ना, पहले लाइन में 5 नंबर ऐसे मिलेंगे, दूसरे लाइन में 5 मिलेंगे, तीसरे लाइन में भी 5 मिलेंगे, क्या मिलेंगे ना, हाँ। चौथे लाइन में यस, और पांचवे में भी 5 मिलेंगे, ऐसे कितने मिले आपको, टोटल 25। और 25 कितने में से आ गए आपके पास 36, वेरी गुड। तो सिर्फ एक डाइस के साथ 6 होना चाहिए, तो 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6, और बाद में 6 1 6 2 ऐसे 6 5 तक कितने हो गए टोटल, 5 + 5 10। ये बात क्लियर है ना सबको, ये ऊपर से जा रही है सब, ये कहाँ से ढूंढे समझ में आया, ठीक है, नक्की क्लियर। चलो अब दोनों डाइस के ऊपर 6 ऐसा कितने बार हुआ है, एक ही बार हुआ है, कितने में से, इसका मुझे क्या निकालना था, एक्सपेक्टेड वैल्यू x इंटू एक्स, पहला तो 0 बन गया, दूसरा और दूसरा 2/36, टोटल करेंगे 12/36। अरे ये तो एकदम इजी बन गया, डिफिकल्ट लग रहा था। एक्सपेक्टेड वैल्यू इज अ समेशन ऑफ x इंटू पी एक्स, तो x इंटू पी एक्स के लिए 12/36, आंसर इज 1/, आन्सर ही निकाला, कोणी कोणी कंप्लीट सॉल्व केला तरी आला होता, 1/6/3 आला होता, म्हणजे समजले कन्सेप्ट, लिखो लिखो बाकी लोग तो फटाफट। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि x की वैल्यू कैसे निकालते वो पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो रे, थोड़ी देर नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो, क्या लिखा है, 2 नंबर्स आर सिलेक्टेड, ऐसा ही लिखा है ना, हाँ, विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, एक एक वर्ड को उसमें से समझो, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट करता है क्वेश्चन, कंफ्यूजन क्रिएट करता है। देखो हमें क्या करना है, 2 नंबर सिलेक्ट करते हैं, ऐसा ही लिखा है, 2 नंबर्स आर सिलेक्टेड, कहाँ से लिखा, रैंडमली सिलेक्ट किया है, विदाउट रिप्लेसमेंट, वो बाद में समझाता हूँ कि विदाउट रिप्लेसमेंट क्या चीज होती है, पहले तो ये देखेंगे फ्रॉम द, कहाँ से सिलेक्ट किए 2 नंबर, फ्रॉम द फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर सुने कभी, इंटीजर का मतलब क्या होता है, कंप्लीट नंबर, कंप्लीट नंबर पॉइंट में नहीं आने चाहिए, बराबर ना, और पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 से लेकर, तो डायरेक्टली नेचुरल नंबर ही बोल देते ना, वही तो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, बराबर है ना, नेचुरल नंबर बोलना चाहते हैं वो। तो इसमें 6 पॉजिटिव इंटीजर मतलब कितने लोग आएंगे, 1 2 3 4 5 6, इसमें से मुझे 2 नंबर सिलेक्ट करने हैं, तो एक बोलेगा सर मैं ऐसे नंबर सिलेक्ट करता हूँ, एक 1 2 सिलेक्ट कर सकता हूँ, एक बोलेगा मैं 1 3 भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, 1 4 भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, एक बोलेगा सर ये क्यों नहीं लिया फिर 1 1। उन्होंने लिखा है कि विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि एक बार आपने नंबर सिलेक्ट किया तो उसको रिप्लेस नहीं कर सकते, तो समझाता हूँ कि क्या मीनिंग होता है। एक पेन दे, ये शायद मैंने प्रोबेबिलिटी में समझाया था, समझो 3 कलर के पेन है, इसमें से मुझे एक पेन सिलेक्ट करना है, सॉरी 2 पेन सिलेक्ट करना है, बट बोल रहे कि विथ रिप्लेसमेंट रिप्लेस कर सकते हो, तो मैंने व्हाइट पेन सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया पहली बार, 2 बार सिलेक्ट करना है, 2 पेन सिलेक्ट करने कैसे, व्हाइट पेन सिलेक्ट किया, इसके अंदर फिर से रख दिया, शफल करने के बाद दूसरा पेन सिलेक्ट किया, दूसरा भी व्हाइट आ गया, तो सेम विथ सेम पेयर बन सकता है विथ रिप्लेसमेंट के साथ, रिप्लेसमेंट समझा ना, रिप्लेस कर सकते हो, बट अगर विदाउट रिप्लेसमेंट 2 पेन सिलेक्ट करने हैं, तो इसका मतलब मैंने पहले व्हाइट पेन सिलेक्ट किया, अब इसको फिर से इसके अंदर नहीं रख सकता, इसको साइड में रखूंगा, अब दूसरा जो पेन आएगा वो व्हाइट का आएगा, क्या ये अलग कलर का आएगा, तो इसमें सेम विथ सेम पेयर नहीं बनेगा, तो इसके वजह से इसके इसके अंदर 1 1 या फिर 2 2 3 3 ये लोग नहीं बनेंगे, नक्की क्लियर है, कुछ ऊपर से गया नहीं, ठीक है, तो इसके वजह से ये जो सैंपल स्पेस बनेगा
वो आपका इस तरह से होगा। इसमें देखो 1 1 नहीं लिखा है, 2 2 नहीं लिखा है, 3 3, मतलब वो जब आपने बनाया था वही सैंपल स्पेस। तो इसका एन ऑफ एस कितना बनेगा रे? 30 बनेगा, 36, 30 बनेगा, क्योंकि इसमें से 6 नंबर गायब है। सच में समझा रे? ठीक है। अब क्वेश्चन रीड करते हैं आगे, कंडीशन क्या है? लेट द एक्स डिनोट द लार्जर ऑफ द टू नंबर्स। बोल रहे कि आपने जो नंबर सिलेक्ट किया ना उसमें से एक नंबर आपका बड़ा होना चाहिए, एक नंबर ग्रेटर होना चाहिए। तो कौन से ऐसे नंबर है जो ग्रेटर बन सकते हैं? तो x की क्या वैल्यू हो सकती है? पहले तो चेंज, x क्या 1 हो सकता है? 1 किससे बड़ा आएगा इस पेयर में? देखो ग्रेटर आएगा, ग्रेटर होना चाहिए नंबर 1। ये 1 किससे ग्रेटर बनेगा? नहीं बनेगा। तो 1 को मैं पहले ही रब कर देता हूँ। क्या 2 ग्रेटर हो सकता है किससे? किसी केस में यस, 1 से ग्रेटर हो सकता है। तो दो ऐसी सिचुएशन है जिसमें 2 ग्रेटर बन रहा है। लार्जर ऑफ द टू नंबर, समझा? क्लियर? दो में से एक नंबर आपका ग्रेटर होना चाहिए, तो 2 ग्रेटर बन सकता है। दो ऐसी सिचुएशन है। क्या 3 ग्रेटर बन सकता है? यस। इसके आगे के सब नंबर ग्रेटर बन सकते हैं किसी ना किसी सिचुएशन में, बट 1 को ग्रेटर नहीं बोल सकता मैं। कौन सा भी ऐसा पेयर नहीं जिसमें 1 ग्रेटर है। 1 ग्रेटर बनने के लिए 0 आना चाहिए, वो तो नहीं है इसमें। सच में क्लियर? चलो अब इसका टेबल बनाते हैं। टेबल के लिए 2 3 4 5 6, आपको प्रोबेबिलिटी कैसी ढूंढनी है? ऐसा ढूंढो कि जिसमें 2 ग्रेटर नंबर हो। ऐसा कितने बार हुआ है? 2 बार। कितने में से हुआ? 36, 30 में से, सॉरी। 3 ग्रेटर होना चाहिए। तो 1 2 3 4, आपको है ना ऐसे रेक्टेंगल फॉर्मेट में सब मिलेंगे ऐसे। क्लियर? तो ये कितने बार होंगे? 4 में से, 4/36, 36 में, सॉरी गलती कर रहा हूँ, 30। 4 ग्रेटर होना चाहिए। ये देखो 4 ग्रेटर, कितने ये? 6 है, हाँ 6, 6/30। 5 ग्रेटर होना चाहिए, 5 नंबर ग्रेटर होना चाहिए। ये समझो कितना है? 8 है, 8/30। और 6 ग्रेटर होना चाहिए, ये फाइनली 10/30। मैच कर रहा है ना? 30/30 आ रहा है ना टोटल? तो करेक्ट है। इसका क्या निकालना था? एक्सपेक्टेड वैल्यू। मीन ही निकालना है ना? कर लोगे क्या? करो, पी एक्स इंटू पी एक्स निकाल। एकदम क्लॅरिटी ने विचार करा। बोलतात ना, पूरा सोचो आधा नहीं, कम सोचो ज्यादा नहीं। कमी विचार करा, जास्त विचार नका करू, पण पूर्ण विचार करा, अर्धा नका करू। म्हणून मी बोलतोय क्लॅरिटीने विचार करा। सगळ्यांना हे क्लिअर आहे की सॅम्पल स्पेस असाच का बनला? विदाउट रिप्लेसमेंट, विथ रिप्लेसमेंट बोलते तो वो सब आता है, 1 1 भी आता है इसमें।
14/3 आला. आता तुम्हाला कन्सेप्ट क्लिअर आहे याच्या. कितने हुए, कहाँ तक आ गया? क्वेश्चन नंबर 14 तक. सॉरी 14 करना है ना अभी. फाइंड द स्टैंडर्ड. इसका है ना कैलकुलेशन वाला पार्ट मैं यहाँ पे नहीं करने वाला क्योंकि उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा. कैलकुलेशन कुछ नहीं, सिंपल एडिशन करनी है. तो एडिशन वाला पार्ट आप घर पे जाके करो. बस मैं सिर्फ समझाऊंगा कि क्या करना है. आधा टेबल यहाँ पे बनाएंगे, आधा आप घर पे जाके करना. ऐसा नहीं कि बेसिक है, उसका आंसर भी सॉल्व एग्जाम्पल में दिया है. सेम क्वेश्चन है सॉल्व एग्जाम्पल में. आप पहले क्वेश्चन रीड करो, क्या लिखा है. सबका ध्यान है, सगळेजण इकडे बघते. हाँ, क्वेश्चन. लेट एक्स डिनोट द सम ऑफ द नंबर. क्या लिखा है? सम ऑफ द नंबर मतलब टोटल करना है. बट किसका टोटल? ऑप्टेन व्हेन टू फेयर डाइस और रोल. अगर दो डाइस रोल करोगे तो ऊपर जो नंबर बन रहे हैं ना, उनकी टोटल करनी है. मतलब एक डाइस पे 2 आ गया, एक डाइस पे 1 आ गया, दोनों की टोटल कितनी? 3. तो सम ऑफ द नंबर को एक्स से रिप्रेजेंट करना है. तो एक्स क्या क्या हो सकता है, तो पहले लिख देता हूं. सम ऑफ नंबर व्हेन टू फेयर डाइस आर रोल. चलो, एक्स क्या क्या हो सकता है. सबसे टोटल कम होगी कितने? 1 होगी. 1+1, 1+1 कितना होगा? 2. उसके बाद 3 भी हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 नहीं, क्योंकि सबसे लास्ट टोटल क्या होगी? 6+6. इतनी पॉसिबिलिटी है एक्स की, मतलब इतना बड़ा टेबल बनेगा इसका. तो इसके वजह से मैंने बोला कि कैलकुलेशन में यहाँ पे नहीं करने वाला. कैलकुलेशन बेसिक है, घर पे जाके आराम से सोच के करना. तो एक्स की पॉसिबल वैल्यू आएगी आपकी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, थोड़ा सा ऊपर करके 10, 11, 12. इसकी प्रोबेबिलिटी. अब प्रोबेबिलिटी देखो, 2 टोटल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है. मतलब ऐसा कितने बार हुआ है कि आपको 2 टोटल मिले. आपके पास टेबल है, देख के बताओ. एक ही बार हुआ है 1 1 में. उसके अलावा दिख रहा है आपको 2 टोटल. तो ऐसा कितने में से? 36 में से. आर्या, लक्ष्य है, समझ लो. 3 टोटल हुआ. ऐसा कितने बार हुआ? 2 बार. एक 1 के साथ 2 होगा और दूसरा 2 के साथ 1 होगा, बराबर. तो ये ऐसा 2 बार हुआ है. 36. 4 टोटल 3 बार हुआ है. अरे वाह. 5 टोटल 4 बार हुआ होगा, और बाद में 5 बार ऐसे हुआ होगा. ठीक है, ऐसा 6 बार हुआ होगा. आप बोलोगे आगे का 7 आएगा, नहीं आएगा. आगे का कैसे आएगा? 5 आएगा. 5/36. ये क्या होगा? 4/36. नेक्स्ट इज 3/36 और 2/36. और लास्ट में आता तुम्ही बोलला सर हे असं कसं तुम्ही न बघताच फटाफट सॉल्व केला. आठवते? ये कुछ याद है? हाँ. प्रोबेबिलिटीज इंक्रीज होती है मोस्ट ऑफ द केसेस में. ऐसे ऐसे इंक्रीज होगी, बाद में डिक्रीज. और मुझे कैसे अंदाजा लगा सर ये इंक्रीज होकर डिक्रीज लगेगी? क्योंकि मैंने 2-3 निकाले और मुझे फाइनल पता था कि 12 टोटल देने वाला एक ही आदमी है हमारे पास, 1. तो ये तो इंक्रीज हो रहा है, बट इन सबको पीछे 1 की तरह जाना ही पड़ेगा. तो इसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट मैंने निकाला, हाँ 6 होगा, क्योंकि 6 से ऐसा बीच बीच में पॉइंट आएगा.
ऊपर ये 5 नंबर आएंगे और नीचे ये 5 नंबर आएंगे, ऐसा मैंने अंदाज से लिखा। बाकी चेक कर सकते हो, सेम टेबल है, ऐसा ही टेबल बनेगा। नक्की समजलं कसं गेलंय। चलो अब इसके बाद आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, x इंटू पी एक्स, और वेरी स्टैंडर्ड डेविएशन बोला है उन्होंने, तो एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स भी निकालना पड़ेगा। अब क्वेश्चन है स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में बोला है ना। अब ये कुछ 11th के कोवेरियंस चैप्टर में था, देखो आपको क्या करना पड़ेगा, वेरिएंस निकालना पड़ेगा। वेरिएंस जो कुछ भी होगा ना आपका, स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस का स्क्वायर रूट आता है, ये 11th में था। अगर नहीं पता है तो अभी पता करो, नहीं पता था ठीक है, हम स्टार मार्क करेंगे, मुझे अभी फॉर्मूला पता चला, स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। अब इस केस में पता नहीं वेरिएंस कितना आएगा, बट एग्जांपल के लिए समझो आपका वेरिएंस आ गया 25, तो 25 को यहाँ पे रखोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन आपका कितना बनेगा 5। वेरिएंस तो निकालने को आता है ना, कर लोगे ये कॅल्क्युलेशन घर पे। हे मी इथे नाही करणार आहे, नाही जमलं तर आपण नेक्स्ट लेक्चरला करू, पण एक ॲटलिस्ट तुम्ही ट्राय मारा, ओके। आणि नाही जमलं तर पण मला माहित नाही आता हे सांगू की नको, कारण छापणारे भरपूर आहेत। हा बघा टेबल, हाच आहे टेबल, पेज नंबर 230, 230 मिल गया, सेम टेबल है, यही टेबल है। वेरिएंस उस केस में कितना आया 5.83, उसका बस स्क्वायर रूट लिखा है। अब ये डाउट मत पूछना कि सर इसका स्क्वायर रूट कैसे लिखेंगे, कैसा काढणार रे याचा स्क्वायर रूट, लॉग से आता है ना स्क्वायर रूट यूज करना लॉग, बस वहां से निकालोगे। इतना लिखो, इतना लिखो, घर पे सॉल्व करना है, टाइम नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखो 15, 15 में कुछ नंबर लिखे, नंबर लिख देता हूँ पहले, 14, 17, 15, 14, एक बार नजर रखो इसके ऊपर, गलत लिखना था, 21, 17, 19, 20, 16, 18, फिर से 20, 17, 16, 19, 20, ओके। अ क्लास हैज अ 15 स्टूडेंट, क्लास के पास ऐसे 15 स्टूडेंट है, और ये जो लिखे ये एजेस लिखे उनके, वो 15 स्टूडेंट के एजेस लिखे, एक स्टूडेंट 14 ईयर्स का, एक 17 ईयर्स का, ऐसे। वन स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट अ रैंडम, इसमें से सिर्फ एक स्टूडेंट को उन्होंने उठाया, ठीक है। सच दैट सॉरी इन सच अ मैनर दैट ईच हैज अ सेम चांस ऑफ बीइंग चूजन एंड द एज एक्स इज सिलेक्टेड, स्टूडेंट इज रिकॉर्डेड। मतलब जिस भी स्टूडेंट को वो सिलेक्ट कर रहे हैं उसका एज लिखेंगे, बट ऐसा नहीं, पार्शियलिटी नहीं कर रहे, इसके वजह से बोल रहे कि हर एक को चांस मिलेगा, कि कोई भी एक हो सकता है कि सिलेक्ट करेंगे वो, क्लियर, कोई भी एक होगा उसमें से वो सिलेक्ट करेंगे। वन स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट अ रैंडम, तो जो भी सिलेक्ट स्टूडेंट को सिलेक्ट करेंगे उसका एज लिखेंगे। तो एज लिखने के बाद व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल ऑफ एक्स, एक्स को किस, एक्स एक्चुअल में क्या लिखा है रे, एक्स क्या लिखा है, एक्स ऑफ स्टूडेंट, एक्स ऑफ अ स्टूडेंट सिलेक्टेड स्टूडेंट इज रिकॉर्डेड, एज एक्स, मतलब एक्स को क्या लिखा है एज। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल ऑफ एक्स, फाइंड द मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द एक्स, सब लिखना है। तो एक्स एक्चुअल में क्या है, नम एज ऑफ द स्टूडेंट है, एक्स एक्चुअल में क्या है, एज ऑफ अ स्टूडेंट। ये मुझे रीड करके इतना तो समझ में आया कि एक्स क्या लिखा है एक्चुअल में, एज ऑफ द स्टूडेंट। अब एज ऑफ द स्टूडेंट यहाँ से क्या क्या हो सकता है वो पॉसिबिलिटी निकालते हैं। सबसे कम एज कितना दिख रहा है 14, 15 भी दिख रहा है मुझे, 16 है, यस 16 भी दिखेगा, 17 है दिख रहा है, 18 होगा, 19 हो सकता है, 20 हो सकता है, 21, उससे ऊपर नहीं है। अब ऐसा मत बोलना सर 17 रिपीटेड हुआ है, एक्स की एक ही वैल्यू होगी, मतलब रिपीट मत लिखना, इसमें कोई रिपीट नहीं होता है, ये बात क्लियर है, इसमें रिपीट नहीं होता है। चलो अब पहला क्वेश्चन क्या है कि इसका टेबल बनाओ, टेबल बनाने के बाद इसके एक्सपेक्टेड वैल्यू भी निकालो, वेरिएंस भी निकालो और स्टैंडर्ड भी निकालो। तो सबको एक साथ ही लिख देता ना, एक साथ ही लिखेंगे, टेबल हॉरिजॉन्टल लिखो बाद में वर्टिकल करो, इतना झंझट नहीं लिखेंगे, सब एक ही एक टेबल में कन्वर्ट करेंगे। तो एक्स के सामने ये सब 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 के बाद 20 और 21, शायद इसमें खतरनाक कैलकुलेशन देखेंगे। चलो ठीक है, नंबर देख के समझ में, पी एक्स
पी ऑफ एक्स मतलब ऐसा ऐसे कितने स्टूडेंट है जिनका एज 14 है? 2 स्टूडेंट है। अरे कहाँ पे, एक तो हाँ 2 स्टूडेंट है, और कितने में से ये 15 में से, ये बात क्लियर। ऐसे कितने स्टूडेंट है जिनका एज 15 है? एक ही है। चलो लिखो, एक 15, 16 वाले 1 ही है, 2 है। मैं नहीं देख रहा हूँ, आपके ऊपर भरोसा रख रहा हूँ। ऐसे 3 स्टूडेंट है। चलो 1, सच में 1, 3 क्यों लिख रहा हूँ? चलो 19, 2 2 बाई 15, 20, 3 बाई 15 और 21। क्या टोटल 15 बाई 15 हो रहा है? देखते हैं, 3 4 5 8 9 11 14 और 15, हाँ हो रहा है, करेक्ट पता है मतलब। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? x इंटू पी एक्स, इनका मल्टीप्लीकेशन करके बाद में वेरियंस के लिए क्या करोगे? x² इंटू पी एक्स। बघा जिथे डिफिकल्ट कॅल्क्युलेशन आहे मी इथे करत नाही बसणार, कारण मला कन्सेप्ट शिकवायचे आहेत तुम्हाला. ठीक आहे, हे करू शकता ना घरी जाऊन? नाही जमलं तर नेक्स्ट लेक्चरला विचारा, आपण परत घेऊ इथे क्वेश्चन, काही प्रॉब्लेम नाही, पण तो एवढा वेळ वाचेल आपला. नक्की जमेल. लिखो, इसको लिखो, सॉल्व मत करो, यहाँ पे सॉल्व मत करो. आर्या बोलू नको. मार्क किया तो बोलो, आगे जाएंगे. मैं बोलायला नाही बोलले, यहाँ पे ध्यान होना चाहिए. चलो 16 को रीड करो. इन अ मीटिंग 70% ऑफ द मेंबर फेवर्स एंड 30% अपोज द सर्टन प्रपोजल. इसका मीनिंग क्या है, कोई बता सकता है? इस लाइन का मीनिंग क्या है? मतलब हाँ, मतलब एक मीटिंग हो रही है, वहां पे समझो मैंने एक टॉपिक रख दिया कि बाबा आज के बाद हमें ऐसा ऐसा कुछ करना है, तो 70% पीपल मेरे साइड में होंगे, ठीक है ऐसा करेंगे, और 30% क्या करेंगे? अपोज में नहीं बोलेंगे. ये बात क्लियर है सबको? और जब भी परसेंट आता है ना, परसेंट में प्रोबेबिलिटी निकालना एकदम इजी बात होती है. 70% की प्रोबेबिलिटी होती है 70 डिवाइडेड बाय 100, यही होती है प्रोबेबिलिटी. और बाद में ये 0 0 हटाओ, 7/10 बनेगी प्रोबेबिलिटी. और 30% की प्रोबेबिलिटी कैसे बनेगी? 30/100. इसमें 0 0 कट करके 3/10 बोलेंगे. बात यहाँ तक क्लियर है? 70% 30%. आगे देखे, बट क्वेश्चन ये है, एक्स की वैल्यू नहीं दी है, शायद देखेंगे, रीड करेंगे ऐसे क्या लिखा है एक्स की वैल्यू में. अ मेंबर इज सिलेक्टेड एट अ रैंडम. मीटिंग में से एक मेंबर को हमने सिलेक्ट किया और बोल रहे वी टेक एक्स की वैल्यू क्या लेंगे? वी टेक एक्स इक्वल टू कितना? 0. इफ ही अपोज, हम एक्स इक्वल टू 0 लेंगे अगर उसने प्रपोज को अपोज किया, क्या है लेंगे. और आगे क्या लिखेंगे? वी टेक एक्स इक्वल टू 1 इफ ही, क्या लिखा है? इफ ही इज इन फेवर. ओके, ये याद रखना कि x की वैल्यू हमें 2 ही लिखनी है. एक तो x इक्वल टू 0 लिखोगे और x इक्वल टू कितना लिखोगे? 1. 0 किसके लिए? अपोजिट या फेवर के लिए, नंतर स्माइल दे, अपोज के लिए. और ये किसके लिए लिखेंगे? फेवर. अब अपोज होने की प्रोबेबिलिटी ढूंढ के बताओ कितनी लिखी है वहां पे? 3/10 होगी. नहीं समझा? हाँ, अपोज होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/10. और फेवर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 7/10. ठीक है, लक्ष्य आहे. हाँ नहीं समझ है. हाँ, तो ये सब टेबल बनाने के पहले ना ऊपर लिखना स्टेटमेंट कि बाबा 70% मेंबर्स फेवर एंड 30% अपोज. तो अपोज के केस में 3/10 बनेगा और फेवर के केस में ये बनेगा. इसका क्या निकालना है आपको? देखो, एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस, एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछा है. एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या के लिए क्या करोगे? एक्स इंटू पी एक्स, कितना आया? 0, ये 7/10. और वेरियंस के लिए क्या करोगे? x² इंटू पी एक्स. ये तो 0 का स्क्वायर करके इसके साथ मल्टीप्लाई, मतलब 0, इसका स्क्वायर. अरे वाह, एक नंबर क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आने चाहिए. बोर्ड में 2 बार आया था. ठीक है, बट इसमें गलती क्या है? देखो, ये टेबल मैंने बना के दिया इसके वजह से ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ये स्टेटमेंट रीड करके टेबल ही कैसे बनाने पता ही नहीं है. और हर साल ऐसा ही होता है आपको. इसके वजह से मैंने इसको IMP मार्क किया करके दिया. आपको है ना रीड करके टेबल बनाना आना चाहिए. ऐड करो कितना बनेगा? और ये 7/10. एक्सपेक्टेड वैल्यू तो रेडी है ना आपका. एक्स कितना होगा? समेशन ऑफ एक्स इंटू पी एक्स एंड इट इज 7/10. इसको हम रफ करेंगे.
वेरिएंस ऑफ एक्स, इसके लिए क्या करोगे, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स माइनस समेशन ऑफ एक्स इंटू पी एक्स द होल स्क्वायर। चलो एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स, ये तो 7/10 ही आ गया, बट यहाँ पे क्या लिखोगे, 7/10 का स्क्वायर। आराम से कैलकुलेशन करना, देखो 7/10 लिखा, 7 का स्क्वायर 49 आ गया अपॉन 100। एक ऑप्शन क्या आपका, दूसरा ऑप्शन क्या है, हाँ डिनोमिनेटर सेम करना। डिनोमिनेटर सेम मतलब यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे 100 आ सकता है मल्टीप्लाई बाय 10 करके। जैसे 10 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर 70 अपॉन ये 100 माइनस 49 अपॉन 100, तो बेसिक डिनोमिनेटर 100 कन्फर्म 21 अपॉन 21 है ना। हाँ ये आपका आंसर। कुछ डिफिकल्ट है, एकदम इजी क्वेश्चन था इफ यू नो द टेबल। अगर टेबल बना, क्योंकि देखो क्या कंफ्यूजन है, देखो इस क्वेश्चन में पहले ना बोलते समय क्या बोला है उन्होंने, 70% फेवर में है और एक्स की वैल्यू 0 लिखी है ना, वो अपोजिट वाली लिखी है। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, एक्स इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 70% लिखते हैं, समझा। रिस्पेक्टिवली वर्ड सुना होगा ना कभी, मतलब इसका ये होता है, तो उसके हिसाब से स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। या उल्टा है, उनने 70% फेवर बोला है बट एक्स के बारे में क्या बोला है, अपोज, तो अपोज को ढूंढना है 30%। एक्स इक्वल टू 0 अपोजिट के लिए, एक्स इक्वल टू 1 फेवर के लिए। क्लियर, हाँ लिखो और आईएमपी मार्क करना, इंपॉर्टेंट मार्क करना बुक में भी। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना तो ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर ले। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इसके बाद का चैप्टर है, मैं मोस्टली वैसे ही सिखाता हूँ, पहले बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है बाद में प्रोबेबिलिटी। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये क्वेश्चन आराम से समझ जाते, बट अलग वे से समझाता हूँ। अभी समझ कैसे होगा, देखो आपको है ना 30 बल्ब का एक सैंपल दिया है, 30 बल्ब आपके सामने रखे, तो टोटल देयर आर 30 बल्ब। इसमें से उन्होंने बोला है कि इसमें 6 ऐसे बल्ब है जो डिफेक्टिव है, काम ही नहीं करेंगे, ठीक है। और बचे हुए कितने रहे, 24 वर्किंग कंडीशन में, मतलब काम के हैं। ये तो पहले बात क्लियर है। तो यहां से मुझे एक बात क्लियर है कि डिफेक्टिव बल्ब की मैं प्रोबेबिलिटी निकाल सकता हूं। कैसे निकालोगे, देयर आर 6 बल्ब आउट ऑफ कितना 30, कितना आएगा ये डिवाइड करके 1/5, और यहाँ पे 24 ऐसे बल्ब है, कितने में से 30 में से, तो डिवाइड करोगे तो 4/5। वेरी गुड, क्लियर। ये याद रखना, मैंने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्यों बोला, क्योंकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी एक के दो टुकड़े होते हैं और दोनों का एडिशन करोगे तो 1 आता है, दो प्रोबेबिलिटी का, इन दोनों का एडिशन करो 1/5 और 4/5, 5/5 मतलब 1। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से आराम से हो जाता, बट वो अभी नहीं समझेगा, दूसरी चीज बता दो। अब क्वेश्चन क्या लिखा है कि 30 में से आपको कितने बल्ब लेने, 4 बल्ब लेने हैं, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है इसके ऊपर, डिफेक्टिव बल्ब के ऊपर। 4 बल्ब निकाले तो उसमें से कितने डिफेक्टिव बल्ब हो सकते हैं, तो पहला क्या होगा, डिफेक्टिव बल्ब 0 होगा, एक भी नहीं रहेगा। वेरी गुड। तो एक्स उन्होंने क्या बोला है कि नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब बोले। आपने बल्ब कितने निकाले रहे, 4 ना, तो ऐसा हो सकता है कि 4 में से 0 डिफेक्टिव आ जाए, 1 डिफेक्टिव आ जाए, 2 3 डिफेक्टिव आ जाए, या फिर चारों के चारों डिफेक्टिव। 4 तक ही क्यों लिया, समझा, ठीक है। अब इनकी प्रोबेबिलिटी लिखोगे कैसे, वो समझने से पहले ये समझो कि अगर मैं ऐसे 4 में से एक में डिफेक्टिव निकाल रहा हूं, मैंने 4 बल्ब निकाले एक साथ, उसमें से एक डिफेक्टिव निकला, मतलब बाकी के 3 कैसे वर्किंग है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, देखो वो भी क्या, पर मैं कंडीशन बोल रहा हूँ कि समझो एक सिचुएशन ऐसी हुई कि मैंने 4 बल्ब निकाले, उसमें से एक डिफेक्टिव निकाला और 3 वर्किंग निकले, ऐसा बोल रहा हूँ, एक कंडीशन सामने रख रहा हूँ। वैसे तो इसमें ही कंडीशन होगा, 1 2 3 4 सॉरी 5 कंडीशन हो सकते हैं, इसके बाहर कुछ नहीं होगा, इसके बाहर तो नहीं जा सकते ना, ठीक है। तो मैं इसमें से इस वाले कंडीशन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। 0 को क्यों क्यों नहीं कर रहा हूँ वो बाद में समझेंगे, पहले 1 को समझो कि मैंने एक डिफेक्टिव बल्ब निकाला, 1 डिफेक्टिव एंड 3 ना, हाँ 3 वर्किंग ऐसे बल्ब निकाले, तो डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/5, ये तो खत्म हुआ। बट 3 वर्किंग की प्रोबेबिलिटी लिखोगे कितने, 12 नहीं, वो कितना 4/5। अरे वर्किंग की 12 मल्टीप्लाई मत करना,
ये 4/5 होगा, बट ऐसे कितने 4/5 आएंगे? 3 आएंगे। समझे? ऐसे मिला के मैंने 4 बल्ब निकाले। ये बात क्लियर है? एक बल्ब डिफेक्टिव, वर्किंग वर्किंग वर्किंग, तो इसको टोटली ऐसे लिखोगे कि 1/5 इंटू 4/5 का क्यूब। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? चलो और एक ट्राई करते हैं। अब मैंने ना 2 डिफेक्टिव बल्ब निकाले, तो 2 डिफेक्टिव बल्ब ऐसे लिखेंगे, 2 डिफेक्टिव बल्ब एंड 2 क्या होंगे? वर्किंग, ऐसा ही होगा। तो 2 डिफेक्टिव के लिए 1/5 कितने बार ले? 2 बार लिखोगे, और इसको 4/5 तो ये 1/5 का स्क्वायर और 4/5 का स्क्वायर। समझा कैसे करना है? और इसी की हेल्प से हम अपना टेबल बनाएंगे। तो टेबल बनाने के लिए स्टार्ट करेंगे। x की वैल्यू कितनी कितनी है? 0 1 2 3 4, और px थोड़ा दूर लिखता हूँ क्योंकि इसमें कैलकुलेशन है। 0 डिफेक्टिव मतलब सबके सब वर्किंग, 0 डिफेक्टिव मतलब 0 डिफेक्टिव नहीं आएगा, चारों के आगे। हाँ, तो कैसे लिखोगे? 4/5 रेस टू कितना? 4 आएगा। वेरी गुड, समझ में आया। एक डिफेक्टिव आ सकता है, तो एक डिफेक्टिव मतलब 1/5 के पावर में 1 और 4/5 के पावर में 3। ये पावर से समझ में आता है कि आपने 4 बल्ब निकाले, चारों के चारों बल्ब निकाले। यहाँ पे क्या आएगा? 1/5 रेस टू कितना? 2, और 4/5 रेस टू 2 ना। ये समझा? इसको कैसे लिखोगे? चलो, 1/5 का क्यूब और 4/5 का 1। यहाँ पे 1/5 रेस टू 4, आगे मत लिखो कि उसके पावर में 0 ही आएगा, 1 ही बनेगा ना। सच में क्लियर है? ये आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ये था। ये थोड़ी अलग चीज थी, तो इसके वजह से मैंने बाद में रखा था, बट ये सच क्लियर है। अब देखो, ये एक्चुअल में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों मैंने बोला था। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में फॉर्मूला आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू जो कुछ भी है, समझो 1 लिखा, तो उसके लिए NC1 P/1 Q/1, ऐसा एक फॉर्मूला है। इसमें P मतलब डिफेक्टिव या नॉन डिफेक्टिव, यहाँ पे रखोगे, सॉरी 1 नहीं आएगा। यहाँ पे कितने बल्ब है? 4 है ना, 4 - 1 यहाँ पे 3 आएगा। तो यहाँ पे 1/5 रखोगे, यहाँ पे 4/5 रखोगे, तो 1/5 और 4/5 का क्यूब अपने आप बन जाता है। तो बोलोगे इसका क्या आएगा? इसका आंसर 1 बनता है। सॉरी, इसका आंसर 4C1 है ना, 4 बनेगा, 4। ये कॉम्बिनेशन भी सिलेक्ट होगा, ये ऐड करना पड़ेगा। ये तो 1 बनेगा, ये 1 बनेगा। यहाँ पे देखो, अगर एक बल्ब सिलेक्ट कर रहे हो तो यहाँ पे ऐसे लेगा, 4 में से एक बल्ब सिलेक्ट। यहाँ के कैसे लिखोगे? 4 में से 2 बल्ब सिलेक्ट कर रहे हो, यहाँ पे क्या आएगा? 4 में से 3 बल्ब सिलेक्ट कर रहे हो, ये 4C 4 आएगा, ये 4C 0 आएगा। कॉम्बिनेशन सीखा 11th में, ये लिखना भूल गया, सॉरी। ये लिखना होता है प्रोबेबिलिटी, बट ये सब क्लियर कब होगा? जब मैं बाइनोमियल सिखाऊंगा, तब फिर से इसी क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। ठीक है? 4C 0 का आंसर 1, 4C 4 का आंसर 1 ही होता है। इसको सॉल्व करके 4 बनेगा। इसको सॉल्व करने को आता है क्या? 4 × 3 और 1 × 2, 2 कैंसल, 2 3 6 आता है ना ये। हाँ, इसका आंसर कितना आएगा? 4 आएगा। नक्की माहिती आहे? नाही माहिती असेल तर सांगा, नहीं मालूम, सिंपल है। देखो, अगर मुझे 5C 3 निकालना है ना, तो ये 3 के हाथ में पावर है। 3 बोलेगा 5 को तुझे 3 नंबर पीछे आना है, तो 5 बोलेगा ठीक है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर आ गया पीछे। और ये 3 क्या होगा? 1 × 2 × 3, 3 तक मल्टीप्लाई करेगा, और जो डिवीजन होगा वो फटाफट कर देंगे। इसका आंसर 10। तो समझो तुझे 7C2 सॉल्व करना है, तो ये 2 बोलेगा तुझे 2 नंबर पीछे आना है, क्योंकि ये 2 है ना, तो 1 नंबर, 2 नंबर आगे, 1 × 2। अब समझा? इसी वे में सॉल्व होते हैं। तो 4C4 मतलब ऊपर 4 नंबर, नीचे 4 नंबर, 1 ही बनेगा। ये बोल रहा है कि नंबर ही नहीं आएगा, तो 1 लिखेंगे। 0 आंसर कभी नहीं बनता है इसमें, 0 आंसर किसी का भी नहीं होता है। इसका आंसर 4 नंबर, 4 को बोल रहा है एक ही नंबर पीछे आना है, तो 1 नंबर ही 4 बनेगा, पहला नंबर ही, और नीचे 1 लिखेगा तो 4 ही आएगा। काय समजलं तर आपण करू बायनोमियल में, समझ जाओगे। बट ये क्लियर, लिखो फटाफट।